दुनिया भर के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नाकाम होता दिखाई दे रहा है। लोगों का एतमाद, लोगों का कॉन्फिडेंस अब डेमोक्रेटिक सिस्टम से उठता जा रहा है। ये खुद जो डेमोक्रेटिक ऐसे कंट्रीज जिनके मॉडल्स को फॉलो किया गया है दुनिया भर में, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स भी अब ये कह रहे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से कम होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पोस्ट सेकेंड वॉर सिनेरियो के बाद जिस तरीके से इंडिया को एक डेमोक्रेटिक मॉडल के तौर पर पेश किया गया, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर पेश किया गया, वहाँ पर भी ये मॉडल नाकाम हो रहा है। लोगों का यकीन इस सिस्टम से उठ रहा है, ये सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम रहा है। क्या है इंडिया की स्टोरी इस हवाले से? क्यों इंडिया में डेमोक्रेसी नाकाम हो रही है? कभी कैपिटलिस्ट ने इसको यूज़ किया, कभी इसको सोशलिज्म के नाम पर यूज़ किया गया, कभी इसको हिंदुत्व, अब इसको हिंदुत्व के नाम पर यूज़ किया गया, लेकिन ये सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम रहा। क्या हैं इसकी रूट्स, ये आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वार्म वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। हमेशा से, यानी 1947 के बाद से ऑनवर्ड्स, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी, थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी, एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह इंडिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा कि देखें कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है, कैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाबी के साथ चल रहा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स हमने देखे, नताइज हमने देखे, हमारे सामने है कि इंडिया में जिस तरह गुर्बत जूं की तू है बल्कि बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है 45 साल में। 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अपने दम पर खुराक भी नहीं ले सकते, जो बुनियादी खुराक होती है। बाकी भी सारे मसाइल अपनी जगह, लिंग्विस्टिक्स बुनियादों पर, रेशल बुनियादों पर, रिलीजियस बुनियादों पर अपनी जगह जू के तू खड़े हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नाकाम क्यों हुआ? इसकी असल में रूट्स हैं खुद इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट कही जाती है उसके अंदर। ख़ास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी थी, इसके करैक्टर को अगर हम समझें, पार्टी आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये सिस्टम नाकाम क्यों रहा। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1930 तक तो मुकम्मल आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का किसी किस्म का प्रोग्राम था ही नहीं। 1930 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि हम मुकम्मल इंडिपेंडेंस चाहते हैं ब्रिटिश से, उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से ये स्ट्रगल नज़र आई कि वो इंडिया को मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश से आज़ाद कराना चाहती है। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा था? इस दौरान जो इंडिया के कैपिटलिस्ट बन रहे थे वो किस तरीके से कांग्रेस को यूज़ करना चाह रहे थे? असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जब शुरू हुई है, उससे पहले तक तो जो ब्रिटिश रूल रहा है उसने इंडिया में जानबूझकर ये कोशिश की कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, यहाँ पर इंडस्ट्री ना हो, यहाँ पर कैपिटलिज्म को ना फ़रोग दिया जाए, कैपिटलिज्म को ना मजबूत किया जाए, एग्रेरियन मॉडल रखा जाए, इसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड मजबूर हुआ कि उसने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश शुरू कर दी, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने मफादात के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। अब हुआ क्या कि 1927 में बाकायदा तौर पर जो इंडिया में पहली दफ़ा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में बनाई गई। अब जो ये फेडरेशन बनी, इसके जो प्रेसिडेंट थे पुरुषोत्तम दास, इन्होंने 1928 में वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि अब जो इंडियन कैपिटलिस्ट्स हैं इनके लिए अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडियन कैपिटलिस्ट ब्रिटिश से ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाह रहा था। ख़ास तौर पर जो इंडियन कैपिटलिस्ट था उसकी ये डिमांड थी कि ब्रिटिश टैरिफ को कम करे,
यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो इंडियन यहाँ से माल, इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से चीज़ें तैयार की जा रही हैं, इनको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर जो है वो ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट हो पाए। अब ये कहना 1928 में पुरुषोत्तम दास का कि पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग नहीं रख सकता इंडिया का कैपिटलिस्ट, इस चीज ने इंडियन कैपिटलिस्ट को सीधा क्लब कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, खास तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी के साथ, जिनको वाज़ेह तौर पर जो बिरला, जीडी बिरला थे, जीआरडी टाटा थे, इन्होंने खुलकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और इसके बदले जो गांधी हैं इन्होंने अश्योर किया कि इंडियन कैपिटल, इंडियन कैपिटलिस्ट की मफादात का, इंटरेस्ट का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर यह बात भी थोड़ी सी डिफाइन करना ज़रूरी है कि इस वक्त जब हम पार्टीशन से, आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रहना ज़रूरी है कि इंडियन कांग्रेस के अंदर मुख्तलिफ धड़े थे। यानी इंडियन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि इस पार्टी के अंदर एक तरफ राइट विंगर्स थे जो प्रो कैपिटलिस्ट थे, जो रिलीजन की बुनियाद पर भी पॉलिटिक्स करना चाहते थे, जो कैपिटलिज्म को, जागीरदारी निज़ाम को इतना बुरा नहीं समझते थे। इनमें गांधी तो थे ही थे, गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल की मिसाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मिसाल है, परशोत्तम दास टंडन की मिसाल है, मदन मोहन मालवीय की मिसाल है। ये राइट विंगर्स थे कांग्रेस के अंदर। इसके अंदर अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी रहे, जैसे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, और फिर कुछ लीडर्स रेवोल्यूशनरी वेस पर भी यकीन रखते थे, जिनमें बड़ा नाम अरबिंदो घोष का है या सुभाष चंद्र बोस का है, जो मिलिटेंट मूवमेंट पर यकीन रखते थे। इसी तरह कांग्रेस के अंदर कुछ प्रो सोशलिस्ट भी या ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। इनमें सबसे बड़ी मिसाल जवाहरलाल नेहरू की है। नेहरू ने अपनी आज़ादी से पहले ही अपनी कई ऐसी राइटिंग्स के ज़रिए, जैसे उनकी नेहरू की ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम जो 1936 में पब्लिश हुई, या नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो इनके लेटर्स हैं इनकी डॉटर इंदिरा गांधी के नाम, जिसमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री बताई गई है, 1934 में किताब आई, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की किताब 1946 में जो आई। इन किताबों में नेहरू ने ये साबित किया, नेहरू ने ये पोजीशन ली कि इंडिया एक सोशलिस्ट वे को फॉलो करेगा, सोशलिस्ट पाथ को फॉलो करेगा, यूएसएसआर वाले मॉडल को हूबहू तो उस तरह नहीं, वन पार्टी रूल को, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल के लिए यूएसएसआर को फॉलो करेगा, सोशलिज्म को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जो इंडियन कैपिटलिस्ट था उसको ये डर था कि कांग्रेस पर जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज़ादी के बाद वाकई ही नेहरू सोशलिज्म ले आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म का खात्मा करना शुरू कर दें, जो थोड़ा बहुत इंडिया में हुआ है। तो यहाँ पर गांधी ने ये अश्योरिटी दी, गांधी ने ये यकीन दिलाया इंडियन कैपिटलिस्ट को कि आप कांग्रेस पर इन्वेस्टमेंट करें, कांग्रेस पर सरमायाकारी करें। नेहरू कभी भी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं आएंगे, बल्कि खुद बिरला और टाटा जैसे कैपिटलिस्ट ने नेहरू को ये यकीन दिलाया, नेहरू से ये अश्योरिटी ली कि हमें स्टेट प्रोटेक्शन चाहिए होगी कैपिटलिज्म को यहाँ मजबूत करने के लिए। हम लोग वेस्टर्न कैपिटलिस्ट की तरह, अमेरिका, यूके, फ्रेंच के कैपिटलिस्ट की तरह मजबूत नहीं है, हमें यहाँ स्टेट प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो फिर नेहरू ने इस चीज़ को अश्योर भी किया। तारिक अली अपनी किताब एन इंडियन डायनेस्टी में इस तरीके से भरपूर ये अंदाज से इस चीज़ को बयान करते हैं कि कैसे ये अश्योर किया गया कि इंडियन कैपिटलिस्ट को बाकायदा तौर पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास हवाला है डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया, जो आयशा जलाल की किताब है। आयशा जलाल एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, इन्होंने साउथ एशिया की हिस्ट्री के हवाले से बहुत काम किया हुआ है। तो ये भी अपनी इस किताब के ज़रिए और उनकी बाकी भी कई राइटिंग्स हैं, उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कैसे आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने अपने आप को ना सिर्फ ये कि कैपिटलिस्ट के साथ क्लब किया, लैंडेड एलीट के साथ क्लब किया, अपर कास्ट के साथ क्लब किया, ब्राह्मण क्लास के साथ क्लब किया, ताजरों के साथ क्लब किया, यानी इनडायरेक्ट के एलीट के साथ अपने आप को किस तरीके से क्लब किया। तो ये थी वो कांग्रेस पार्टी जो 1947 में
रूलिंग पार्टी बनने जा रही थी, यानी इंडिया में इस पार्टी की हुकूमत आने जा रही थी 1947 में। ये वो पार्टी के जिसका इंडिपेंडेंस से पहले ही एक करैक्टर वाजे हो गया था कि ये कैपिटलिज्म की तरफ चलेगी। नारा जो भी लगाए, जो भी बात की जाए, नारा सोशलिज्म का होगा, नारा जो भी होगा कि इक्वालिटी का, लेकिन असल में ये कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को परस्यू करेगी। इकोनॉमिक हवाले से इसको स्टेट प्रोटेक्शन देगी कैपिटलिज्म को, और पॉलिटिकल हवाले से कांग्रेस पार्टी वही सब लॉज को इख्तियार करेगी जो 1937 1935 के इंडियन एक्ट में दिए गए थे, जिसके तहत गवर्नर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जो लोकल इंतजामिया, लोकल एग्जीक्यूटिव होती है, डीसी सिस्टम, मजिस्ट्रेट्स वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। इस एक तरफ इस पावर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के तहत कि जिसमें कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करना था कांग्रेस पार्टी ने, इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने 1947 में, अगस्त 1947 में इंडिया की कमांड एंड कंट्रोल संभाली। तो ये इंडिया को आज़ादी दिलाने वाली जो पार्टी कांग्रेस थी वो खुद कैपिटलिज्म की हामी थी। अब ये वो रूट्स है कि डेमोक्रेसी नाकाम क्यों हुई इंडिया में भी, कि जिसको हम समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसको हम जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत नाकाम क्यों हुई। तो असल में ये वो रूट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, जिसका टिल्ट था कैपिटलिज्म की तरफ, अपर कास्ट की तरफ, ट्रेडर्स की तरफ, कि जो ऐसी पार्टी अब खुद स्टेट को, हुकूमत को कंट्रोल करने जा रही थी 1947 में। तो ये था कुछ ऐसा बैकग्राउंड, पस मंजर कि इंडिया में डेमोक्रेसी नाकाम क्यों हुई, क्योंकि इंडिया को फ्रीडम दिलाने वाली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अपना करैक्टर जो था वो ये था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने रूट्स को समझने की कोशिश की कि इंडिया में डेमोक्रेसी नाकाम क्यों हुई, क्योंकि वहाँ की पार्टी, आज़ादी दिलाने वाली पार्टी ही प्रो कैपिटलिस्ट थी, प्रो एलीट थी, ना कि मैसेज की पार्टी थी या आम बंदों की या वर्कर्स की पार्टी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।